गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताया गया परिभाषा, अधिशोषण सिद्धांत, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। उसके बाद आपको बताया गया कि कोलाइड विलयन। तो एक बार पुनः देख लेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ सतह पर होने वाली रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अधिशोषण सिद्धांत ध्यान देंगे, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस या द्रव की सतह पर कोई गैस या कोई अन्य पदार्थ आके जुड़ जाते हैं, उसे हम अधिशोषण कहते हैं। एक भौतिक अधिशोषण था, एक रासायनिक अधिशोषण था। उसके बाद आपको बताया गया कि विलयनों की व्याख्या किया गया। तो ग्राहम 1861 के अनुसार पार्चमेंट पेपर पर विसरण के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया क्रिस्टलाभ और एक को कहा गया कोलाइड। क्रिस्टलाभ वे पदार्थ जो पार्चमेंट पेपर से आसानी से विसरित हो जाते हैं, है ना। तो ये सब आपको बता दिया गया था। आइए कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। कोलाइड के बारे में आपको बताया गया था। कोलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी चैप्टर चल रहा है एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलाइड एक विषमांग विलयन होता है जो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक परक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण प्रावस्था। यहाँ परक्षिप्त और परिक्षेपण का तात्पर्य है विलेय और विलायक से। परक्षिप्त माने जो छुप जाए, परिक्षेपण माने जो छुपा ले, है ना। तो विलायक माने परिक्षेपण और विलेय माने परिक्षिप्त। तो कोलाइड विलयन विषमांग विलयन होता है जो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक परक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण प्रावस्था, जिसमें विलेय कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है ना। तो इसे हम कहते हैं कोलाइड सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कोलाइड विलयन के प्रकार। कोलाइड विलयन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइड विलयन बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ध्यान देंगे, दो प्रकार। नंबर एक होता है आपका द्रव विरोधी कोलाइड। क्या होता है? द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड, ध्यान दें, द्रव विरोधी कोलाइड। और नंबर दो होता है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। तो कोलाइड विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव विरोधी माने लायोफोबिक कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड माने लायोफिलिक कोलाइड, है ना। फिलिक माने होता है, देखो द्रव विरोधी कोलाइड माने होता है वाटर हेटिंग कोलाइड। वाटर हेटिंग माने वाटर के प्रति क्या करे? कोलाइड का कण घृणा करे, यानी वे पदार्थ जो जल परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड विलयन में नहीं आते हैं, उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। वे पदार्थ जो जल परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड विलयन में नहीं आते हैं, उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड एक बार, ऐसे कोलाइड का एक बार अवक्षेपण हो जाए तो यह पुनः कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। अतः द्रव विरोधी कोलाइड एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। द्रव विरोधी कोलाइड में किसी वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डाल देने से यह अवक्षेपित हो जाता है
ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है। वैद्युत अपघट्ट माने इलेक्ट्रोलाइट। सीधी सी बात है, कोलाइड सॉल्यूशन धन या ऋण आवेशित होते हैं। कोलाइड विलयन कैसा होते हैं, या तो धन आवेशित होंगे या तो ऋण आवेशित होते हैं, यानी ये आवेशित होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव। अब मान लिया कोलाइड सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कोई वैद्युत अपघट्ट मिलाओगे तो वैद्युत अपघट्ट में दो प्रकार के आवेश, एक धन और एक ऋण। तो ऋण आवेश धनावेशित कोलाइड को क्या करेगा, अवक्षेपित कर देगा, यानी प्रेसिपिटेट कर देता है। तो वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा डालने से द्रव विरोधी कोलाइड का क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। जैसे धातुओं के कोलाइड, धातु हाइड्रॉक्सों के कोलाइड, धातु सल्फाइडों के कोलाइड है, धातु सल्फाइड के कोलाइड जैसे कॉपर सल्फाइड है, धातु हाइड्रोक्साइड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, धातु कोलाइड जैसे गोल्ड का कोलाइड है। एक बार पुनः समझेंगे द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है। वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जल के साथ आसानी से कोलाइड सॉल्यूशन में नहीं परिवर्तित होते हैं उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड का एक बार अवक्षेपण हो जाए तो इसे हम पुनः कोलाइड सॉल्यूशन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अतः द्रव विरोधी कोलाइड एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा डाल देने से ही ये अवक्षेपित हो जाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी कोलाइड होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, अस्थायी कोलाइड होते हैं। जैसे इंक है, इंक आपका अस्थायी कोलाइड है, पेंट है अस्थायी कोलाइड है। समझ में आ रही बात। तो ये सब क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड है। तो इंक है, पेंट है, पेंट थोड़े दिन तक आप रख दोगे तो क्या होगा, जम जाएगा, यानी अवक्षेपित हो जाएगा, यानी कोलाइड अवस्था में नहीं रह जाएगा, यानी ये अस्थायी होते हैं। लेक्चर को सुन करके आप लोग नोट्स बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। द्रव विरोधी कोलाइड जैसे धातुओं के कोलाइड, धातु हाइड्रॉक्सों के कोलाइड, धातु सल्फाइडों के कोलाइड, ये सब द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। अब नंबर आता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड, वाटर लविंग कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। वे पदार्थ जो द्रव परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, है ना। द्रव स्नेही कोलाइडों का एक बार अवक्षेपण हो जाए तो पुनः इसे कोलाइड अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब एक बार ये कोलाइड होंगे फिर अवक्षेपित होंगे, अवक्षेपण के बाद पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है। इसमें वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह एक अस्थायी कोलाइड होता है, द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड, वाटर लविंग कोलाइड, वे पदार्थ जो द्रव परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडों का एक बार अवक्षेपण हो जाए तो पुनः इसे हम कोलाइड अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात ये उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड का अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है, अर्थात ये अस्थायी कोलाइड होते हैं। जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड हैं, अर्थात ये प्राकृतिक कोलाइड होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। और हम ये कह सकते हैं द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो हमें आर्टिफिशियल मिलते हैं, कृत्रिम रूप से मिलते हैं, जो हम लोग तैयार करते हैं। क्लियर। अब नंबर आता है कि कोलाइड बनाने की विधि, कोलाइड बनाने की विधि, कोलाइड बनाने की विधि। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बनाने की विधि। आप सभी लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि, कोलाइड बनाने की विधि, मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन बनाने की विधि। तो द्रव स्नेही कोलाइड बनाने के लिए किसी भी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जल परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो कि जल परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइड विलयन में नहीं परिवर्तित होते हैं। अतः द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के लिए हमें निम्न विधियों को उपयोग में लाना पड़ता है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताना चाह रहे हैं कोलाइड सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड सॉल्यूशन, एक माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड सॉल्यूशन, यानी एक निम्न अणुभार के कोलाइड विलयन और एक उच्च अणुभार के कोलाइड विलयन। निम्न अणुभार और उच्च अणुभार।
तो निम्न अणुभार और उच्च अणुभार क्या है जरा देखेंगे। कोलाइड विलयन बनाने के लिए दो विधियां हैं। एक होता है बेटा परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि होता है? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि माने डिस्पर्शन मेथड। और दूसरा होता है कंडेंसेशन मेथड माने होता है बेटा संघनन विधि। कौन सी विधि होता है? संघनन विधि। संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड। तो परिक्षेपण विधि वे विधियां, परिक्षेपण विधि माने वे विधियां जो बड़े कण को तोड़कर कोलाइड कणों में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम परिक्षेपण विधि कहते हैं। यानी ऐसे विधि जिसमें बड़े कण को तोड़कर कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है उसे परिक्षेपण विधि कहते हैं। और वे विधि जिसमें छोटे कण को बड़े कण में, छोटे कण को कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है उसे संघनन विधि कहते हैं। संघनन माने जुड़ना, यानी छोटे कण जो होते हैं वो बड़े कण में यानी कोलाइड कण में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, उसे हम संघनन विधि कहते हैं। तो कोलाइड बनाने की दो विधियां हैं, एक परिक्षेपण विधि और दूसरा संघनन विधि। परिक्षेपण विधि क्या है? वे विधियां जिसमें छोटे कण को तोड़कर, परिक्षेपण विधि जिसमें बड़े कण को तोड़कर कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण विधि। और संघनन विधि वे विधियां जिसमें छोटे कण को कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है उसे हम कहते हैं संघनन विधि। तो पहले देखते हैं, आइए देखते हैं पहले क्या होता है परिक्षेपण विधि। कोलाइड विलयन बनाने की विधि में पहला स्टेप क्या है? परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि है? परिक्षेपण विधि। ध्यान देंगे। तो परिक्षेपण विधि के लिए आपको दो विधि बताया जाएगा। एक बताया जाएगा यांत्रिक परिक्षेपण। कौन सी विधि? यांत्रिक परिक्षेपण माने मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। ठीक, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। ध्यान देंगे। परिक्षेपण विधि क्या है? वे विधियां जिसमें बड़े कण को तोड़कर कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है परिक्षेपण विधि कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियों को उपयोग में लाया जाता है। एक होता है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि, ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। इस विधि द्वारा छापे खाने की स्याही, पेंट, वार्निश आदि के कोलाइड सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। ध्यान देंगे। इस विधि द्वारा छापे खाने की स्याही, पेंट, वार्निश आदि के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जिस पदार्थ का हमें कोलाइड विलयन बनाना होता है उसको परिक्षेपण माध्यम के साथ पेस्ट बना लेते हैं। उसको परिक्षेपण माध्यम के साथ पेस्ट बना लेते हैं, जिसे एक कोलाइडल मिल में प्रवाहित किया जाता है, जिसे हम कोलाइडल मिल को ही यांत्रिक कहते हैं। और कोलाइडल मिल में बड़े कण टूटकर छोटे कण में यानी कोलाइड कण में परिवर्तित होते हैं, उसे हम परिक्षेपण कहते हैं। तो इस विधि द्वारा छापे खाने की स्याही, पेंट, वार्निश आदि के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जिस पदार्थ का हमें कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका परिक्षेपण माध्यम के साथ पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट को कोलाइडल मिल में प्रवाहित करते हैं। कोलाइडल मिल में दो प्लेट लगी होती है, ठीक है, दो प्लेट लगी होती है। दोनों प्लेट के बीच में पेस्ट को हापर की सहायता से पहुंचाया जाता है। दोनों प्लेट को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रबंध होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से दोनों प्लेट लगभग 1 मिनट में ये 10,000 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से ये घूमते हैं, जहां बड़े कण टूटकर कोलाइडर कण में परिवर्तित हो जाते हैं। पुनः सुनिएगा, ध्यान देंगे। यांत्रिक परिक्षेपण, इस विधि द्वारा छापे खाने की स्याही, पेंट, वार्निश आदि के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसके परिक्षेपण माध्यम के साथ पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट को कोलाइडल मिल में प्रवाहित किया जाता है। कोलाइडल मिल में दो प्लेट लगी होती है। दोनों प्लेट के बीच में पेस्ट को हापर की सहायता से पहुंचाया जाता है, जहां प्लेट को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रबंध होता है, जो प्रति मिनट लगभग 10,000 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से घूमता रहता है, जहां बड़े कण टूटकर कोलाइड कण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका फिगर। देखिए, ये ऐसे कोलाइडल मिल होता है बेटा, ऐसे होता है। देखो, ये प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट फर्स्ट है और ये आपका प्लेट सेकंड, प्लेट सेकंड। यहाँ लगा हुआ है हापर, यहाँ क्या लगा है? हापर। अब ये दोनों प्लेट, देखो, पेस्ट को इसी हापर की सहायता से दोनों प्लेट के बीच में डाला जाता है।
इन दोनों प्लेट को घुमाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेट को घुमाने के लिए यहाँ जो है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रबंध होता है। इसका मोटर का प्रबंध होता है। इस इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से जो हापर के द्वारा दोनों प्लेट में पेस्ट पहुंचते हैं, प्लेट लगभग 10,000 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से घूमता है, जहां बड़े कण टूटकर कोलाइड कण में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या मिल गया आपको, कोलाइड मिल गया। यहाँ क्या मिल गया आपको, कोलाइड। समझ में आ गई बात? यह है प्रक्षेपण विधि। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है प्रक्षेपण विधि। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। दूसरा है विद्युत आर्क विधि। कौन सी विधि? विद्युत आर्क विधि। विद्युत आर्क विधि, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत आर्क, विद्युत आर्क विधि। इस विधि द्वारा धातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जिस धातु का हमें कोलाइड विलयन बनाना होता है उसको हम प्रक्षेपण माध्यम में इलेक्ट्रोड द्वारा क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जिस धातु का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड ले लिए जाते हैं, एक अशुद्ध धातु का और दूसरा शुद्ध धातु का। दोनों इलेक्ट्रोड को प्रक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को प्रक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, जहां शुद्ध धातु पिघल करके कोलाइड कण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। एक आयताकार लोहे का बॉक्स होता है। इस आयताकार लोहे के बॉक्स में यह क्रिया कराई जाती है। आयताकार लोहे के बॉक्स में हम बर्फ का प्रबंध करते हैं, जिससे बॉक्स ज्यादा गर्म ना हो। तो आइए देखते हैं इसका चित्र क्या है। देखिए, यह है कंटेनर। इस कंटेनर के चारों ओर, ध्यान देंगे, इस कंटेनर के चारों ओर ये जो है बर्फ है। इसमें देखो ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगे होते हैं। इसमें KOH का प्रबंध होता है। ठीक, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। विद्युत आर्क। ठीक, देखो विद्युत आर्क विधि पुनः समझेंगे। इस विधि द्वारा धातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जिस धातु का हमें कोलाइड विलयन बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड ले लिए जाते हैं, एक शुद्ध धातु और एक अशुद्ध धातु। दोनों इलेक्ट्रोड को एक आयताकार बॉक्स में डुबो दिया जाता है ना, जहां प्रक्षेपण माध्यम KOH उपस्थित होता है। जहां प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, KOH उपस्थित होता है। और बॉक्स के बाहरी हिस्सों में बर्फ का प्रबंध करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, जहां अशुद्ध धातु प्रक्षेपण माध्यम KOH के साथ कोलाइड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्षेपण माध्यम KOH बने हुए साल को अस्थायित्व प्रदान करता है। बने हुए साल को क्या प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। यह है विद्युत आर्क विधि। तो विद्युत आर्क विधि द्वारा किस प्रकार के धातुओं का किस प्रकार के कोलाइड विलयन का निर्माण किया जाता है, धातु कोलाइड का। ठीक है, तो आज आपको यहीं तक लेक्चर मिलेगा, इतना काफ़ी हो गया है। कल हम आपको बताएंगे संघनन विधि। कौन सी विधि, संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड।